सलाम सामईन। 1780s में बर्तानिया का एक लैंग्वेज एक्सपर्ट विलियम जोन्स इंडिया आया और वो ये देखकर हैरान रह गया कि नॉर्थ इंडिया में जो जबानें बोली जाती हैं जैसे कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बंगाली, इन जबानों में बेशुमार लफ्ज ऐसे हैं जो यूरोपीय जबानों और फारसी के अल्फाज से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे इससे क्या समझ आ रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है? मेरे भी दिमाग में वही आ रहा होगा जो आपके आ रहा है। इतनी सारी लैंग्वेजेस इतनी दूर दूर की कैसे आई? समझ जाना मैं क्यों हंस रहा था। माँ बाप को संस्कृत जबान में मातर पितर कहते हैं, लैटिन जबान में माटर पीटर, ग्रीक में मेतर पातर, इटालियन और स्पेनिश में माद्रे पाद्रे, इंग्लिश में मदर फादर और फारसी और उर्दू में मादर पितर। इसी तरह भाई को संस्कृत में भ्राता, इंग्लिश में ब्रदर और फारसी में ब्रादर कहते हैं। आग को संस्कृत में अग्नि और लैटिन में इग्निस कहते हैं और इंग्लिश का लफ्ज इग्निशन भी इसी से निकला है। ख्वाब को संस्कृत में स्वप्ना और लिथुआनियन में सापनास कहते हैं। स्मोक को संस्कृत में धुआं और लिथुआनियन में धुमास कहते हैं। देवी को लैटिन। अब देखो, गोरे, अरब, पर्शियन अपना काम दिखा के चले गए, इनको हमारे लिए अजाब छोड़ के चले गए। कितनी कौमों का डाला निकाला हुआ है सीता के अंदर, तब तो जाके संस्कृत बनी है भाई। इनकी तो लैंग्वेज, ये नहीं समझना अणवे ठुके हुए हिंदू ठुके हुए थे, इनकी तो लैंग्वेज ठुकी हुई है भाई। कहीं के गुर्दे कहीं के फेफड़े पकड़ के तो लैंग्वेज बनी है। में डीवा कहते हैं। दांत को लैटिन में डेंटिस्ट कहते हैं और इंग्लिश का लफ्ज डेंटिस्ट भी इसी से निकला है। संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस की गिनती और ग्रामर में भी हैरानकुन मुशाबिहत पाई जाती है। इसी तरह की बहुत सी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर सर विलियम जोन्स ने ये नतीजा अखज़ किया कि संस्कृत जबान यूनानी और लातीनी जबानों के साथ इस कदर मिलती जुलती है कि ये मुशाबिहत महज इत्तेफाक का नतीजा हरगिज नहीं हो सकती। इस पॉइंट पर मजीद रिसर्च के बाद लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने जाना कि यूरोप और इंडिया की बहुत सी जबानें और पर्शियन लैंग्वेज, ये तमाम जबानें एक ही लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं जिन्हें इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तमाम जबानें दरअसल एक ही गुमशुदा जबान की औलादें हैं। इस गुमशुदा जबान को प्रोटो इंडो यूरोपियन या पाई लैंग्वेज का नाम दिया गया। मजीद तहकीक से पता चला कि पाई लैंग्वेज बोलने वाले लोग आज से करीबन 5000 साल पहले सेंट्रल एशिया के घास के मैदानों में रहते थे। इन लोगों को यमनाया कहा जाता है। इस जमाने में एग्रीकल्चर का फन दुनिया के बहुत से इलाकों में फैल चुका था और बाबुल और मिस्र और हिंदुस्तान के लोगों ने तो शहर भी बसाने शुरू कर दिए थे। लेकिन यमनाया लोग अभी भी खाना बदोश थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। इन्हें खेती बाड़ी करना नहीं आती थी और अभी तक इनका असल बिजनेस मवेशी पालना ही था। लेकिन इसी काम ने इन्हें एक ऐसा एडवांटेज दिया कि वो शहरी तहजीबों से भी आगे बढ़ गए और उनकी जबान और नस्लें दुनिया भर में फैल गईं। वो इस तरह के भेड़ बकरियां पालते पालते इन लोगों ने घोड़ों को भी सुधारना शुरू कर दिया और घुड़सवारी का फन सीख लिया, जिसके बाद इन लोगों ने रथ यानी टांगे भी बना लिए। घोड़ों की स्पीड और पावर को अनलॉक करने के बाद यमनाया लोग न सिर्फ दूर दराज की ट्रैवलिंग के काबिल हो गए बल्कि जंग के मैदान में भी इन लोगों को एक वाज़े बर्तरी हासिल हो गई। तकरीबन 4000 साल पहले यमनाया लोगों की एक शाख मगरिब की तरफ यूरोप की जानिब रवाना हुई, जहां वो मुख्तलिफ मुल्कों में सेटल होते गए और वक्त गुजरने के साथ उनकी जबानें लैटिन, ग्रीक, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश की सूरत में ढल गई। यमनाया लोगों के ही कुछ और डिसेंडेंट्स मशरिक की जानिब रवाना हुए और ईरान और सब कॉन्टिनेंट में सेटल हो गए, जहां वक्त गुजरने के साथ उनकी जबानें फारसी और संस्कृत की शक्ल इख्तियार कर गई। इन लोगों को आज हम आर्यंस कहते हैं। आर्यंस की इंडिया आमद। अब पता लगा अंडवा, पहले तो अंडवे ने एक वर्ड कॉपी करा हिंदू, जो कि मुगल वर्ड में गाली है, यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में बोला जाता है काला गुलाम काला चोर। इन्होंने हिंदू अपने आप का टेक लगा दिया इनको। अब इन्होंने बोलना बीच में शुरू कर दिया था, आर्यन सर, वी आर आर्यन सर। अबे ये तो देख लो, अपने आप को आर्यन कहने का मतलब ये है कि तुम अपनी दादी और नानी का करैक्टर खराब कर रहे हो। कौन सा आर्यन चढ़वाया था? के बारे में 18 वैसे अगर आर्यन अंडवे 80% अगर आर्यन है, जो रावण ने काम दिखाया था, जिसका इल्जाम आ गया था राम के ऊपर, लव और कुश, उसकी ब्रीड भी तो बड़ी होगी, वो श्रीलंकन नस्ल हुई। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जो तमिल लोग हैं ना, वो लव और कुश, वो जो श्रीलंकन ने काम दिखाया था रावण ने,
वो उसकी कार्रवाई का नतीजा है। बाकी जो अणव अपने आप को आर्यन बोलता है तो देख लो भाई, क्रॉस ब्रीडिंग। में ब्रिटिश स्कॉलर मैक्स मुलर ने अपना मशहूर लेकिन मुतनाज़ा नजरिया पेश किया, जिसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी हमें बताती है कि आर्यन, ये मेरे ख्याल में जर्मन था, आज से कुछ 3500 साल पहले हिंदुस्तान पर हमलावर हुए। ये लोग रशिया, यूक्रेन और काजाकिस्तान के इलाकों से आए थे। आर्यन हमले के वक्त हिंदुस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जमाना था और यहाँ ये देख लो भाई, नंगे घूम रहे। ये एआई जनरेट कर रहा है। एआई भी झूठ इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि वो भी हिस्ट्री पे चलता है। वो वाली हिस्ट्री नहीं है, चूहे पड़ने वाली हिस्ट्री नहीं है इसमें। ये देख लो, ये नंगे थे। इनकी गुर्बत का जो आलम था वो ये था कि कृष्णा चोरियां करके मक्खन खाता था भाई, इसके खुद खाने के वांदे थे। ये चोर थे। तो फिर ऐसे लोग पे हर बंदा आगे क्यों नहीं राज करेगा? बताओ ना, ये गरीब फकीर के बच्चे थे, ये क्या जंग लड़ेंगे? अब देख लो, आर्यन वो डाला निकाला करके निकल गया, अरब वो कर गए, पर्शियन वो कर गया भाई। मतलब कोई ऐसी नस्ल छोड़ी है इस दुनिया में, कोई ऐसी ब्रीड छोड़ी हो जिसके तुम भाई गुलाम ना रहे हो? इंडियन नस्ल के लोग आबाद थे। ड्रेविडियंस को शिकस्त देकर आर्यंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों को तबाह कर दिया और इन शहरों में बसने वाले लोगों को इंडिया के साउथ की तरफ धकेल दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन को तबाह करने के बाद आर्यंस नॉर्दर्न इंडिया के दरियाओं के मैदानों में आबाद हो गए। उन्होंने वेदें लिखी, हिंदू धर्म को राइज किया और धर्म के नाम पर लोकल पॉपुलेशन पर कास्ट सिस्टम मुसल्लत किया, जिसमें आर्यंस ने खुद को ऊंची जात। मैं क्या बोलता था आपको कि भाई ये पूरी कल्ट जो है ये लोगों ने आके लिखी है। अब चूंकि लोग अगर लिखेंगे ना तो उसमें एरर लाजमी होगा। कोई भी इंसान कोई भी थ्योरी भी पास कर देना, एरर निकालने के लिए कोई दूसरा साइंटिस्ट आके क्लेम करता है और हो जाता है, वो भी पास हो जाता है। अब ये देख लो, अब ब्राह्मण से मतलब क्या हुआ? मतलब एक वाइट गोरा किसी काली पीली पजितनी पे चढ़ा, उससे जो क्रॉस ब्रीडिंग से जो नाजायज बच्चे पैदा हुए वो ब्राह्मण हुए। तो उनको, उन कालो पीलों को, जो काले पीले हुए, जाहिर सी बात है जो काले हिंदू है वो यकीनन माँ पे गए होंगे। अब गोरा आर्यन तो गोरा हुआ, तो उन्होंने अपनी नाजायज औलादों को बाकियों से ऊपर रखने के लिए, ब्राह्मण जो है ये तो प्योर नाजायज है भाई। ये तो अरब का नहीं, अरब तुर्क अगवानी बाद में आए थे, ये तो आर्यन का भी काढ़ा है भाई। यानी ब्राह्मण करार दिया, जबकि मकामी लोगों को निचली जात यानी शूदर करार देकर उन्हें मुस्तकिल गुलामी में धकेल दिया। आर्यन इन्वेजन थ्योरी ने इंडिया की अच्छा, अब इस थ्योरी को आर्यन ने कैसे करा? एक ब्रह्मा नामी कैरेक्टर बनाया जिसके 4 मुंह थे, सीसीटीवी कैमरा था 360, जो बैंक के बाहर नहीं होता घूमता रोटेट वाला, वो उसके ऊपर बल्ली डाल दी। बोला टांगों से पैदा हुआ या झांगों से पैदा हुआ शूदर। सही है भाई, सर से पैदा हुआ पता नहीं कहां से पैदा हुआ ब्राह्मण, यहां से शायद पैदा हुआ क्षत्रिय। आर्यन इतने हरामी थे, एक कल्ट बना के सारी टोपी ब्रह्मा नामी कैरेक्टर पे डाल के ये सारा गंद लगाया हुआ पौधा आर्यंस का था भाई। कल्चरल, रिलीजियस और रेशियल आइडेंटिटी के बारे में कई हसास सवालात खड़े कर दिए और एक ऐसी बहस को छेड़ दिया जिसको इंडिया के सभी ग्रुप्स ने अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की ऐनक से देखना शुरू कर दिया। हिंदू राइट विंग के लिए ये थ्योरी उनकी कौमी और मजहबी शनाख्त पर हमला था, क्योंकि इस थ्योरी को सही मानने का मतलब ये था कि हिंदू धर्म, संस्कृत जबान और वैदिक कल्चर का जन्म भारत में नहीं हुआ, बल्कि ये सब बाहर से आने वाले हमलावरों ने इंडिया पर इम्पोज किया था। अच्छा, वैसे गाय का मूत और गोबर खा के इंसान चौक हो जाता है। इनको ये एक जगह ये बोलते हैं, हाँ भाई हम इतने साल गुलाम रहे, हमारे पे हर ब्रीड ने आके राज करा, हम गुलाम थे। अबे तो जब वो आ रहे तो अपने कल्चर या अपने रूल लाएंगे, तो वो रूल और कल्चर किधर गायब हो गया अगर सब कुछ तुम्हारा अपना था इसमें? हिंदू राइट विंग का मानना था कि आर्यंस ही हिंदुस्तान के इंडिजिनस लोग हैं। आर्यंस ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर बसाए। चलो भाई, जिन्होंने आके गुलाम बनाया, आरएपी करा, वो ही बोल दिया भाई यही हमारे बाप। ओ हो, ये होता है भाई, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस भाई।
क्योंकि मुगल के कांडे ये, तुर्को अरबों के कांडे ये, मतलब जिस कौम का खड़ा होना शुरू हुआ वो आके चढ़ा इन पे। इन्होंने अपना बाप चुना, जैसे राम के 5 बाप थे, हिंदू भी 5 कौमों का, आर्यन, मुगल, तुर्क, अगवानी, पर्शियन, हो गए 5। और ये 5 लैंग्वेज भाई साहब मिल रही थी इनकी वर्डिंग से। थे और साउथ इंडिया के द्रविडियंस भी दरअसल आर्यंस ही हैं। और ये जो इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस में आपको मुशाबिहत नजर आती है, इसकी वजह ये है कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का असल वतन भारत है और फिर आर्यंस भारत से निकलकर सारी दुनिया में गए और इस तरह इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस यूरोप में पहुंची। हिंदू नेशनलिस्ट के नजदीक आर्यन इन्वेजन थ्योरी अंग्रेजों की साजिश थी ताकि वो इंडिया पर अपनी पकड़ को मजबूत बना सकें। इस थ्योरी की मदद से अंग्रेज एक तरफ इंडियंस में एक इंफीरियरिटी तो फिर तुम आर्यन को फिर अपना बाप क्यों मान रहे हो? वी आर आर्यन सार, फिर ये क्यों बोलते हो भाई? अगर तो अंग्रेजों की थ्योरी थी, कॉम्प्लेक्स इंजेक्ट करना चाह रहे हैं ये साबित करके कि भारत हमेशा से ही आला नस्लों के अंडर रहा है। हालांकि आर्यन जो थे वो तो खुद जाहिल जक्कड़ से मवेशी चलाते थे भाई, इनके ऊपर मवेशी चलाने वाले तक चढ़े भाई कि ये तो डूब मरने का मकाम है। अरब तुर्क ये तो आपको पता है कितने अजीम का मतलब कौमें है, ये पढ़ी लिखी गोरी चिट्टी प्लस अमीर, तेल वेल ये, अबे इन पे वो जानवर चलाने वाले भी चढ़े। आर्यन तो जानवर चलाने वाले थे शुरू में। दूसरी तरफ वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इस्तेमाल करके इंडियंस की मुजाहमत को तोड़ना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के झगड़े वो पहले ही करवा रहे थे और अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी के जरिए उन्होंने नॉर्थ और साउथ इंडियंस को आर्यंस और द्रविडियंस में बांट दिया है ताकि इंडियंस कभी भी उनके खिलाफ इकट्ठे ना हो सके। दूसरी तरफ इंडिया के अंग्रेज हुक्मरानों को आर्यन हमले का नजरिया बहुत पसंद था क्योंकि ये थ्योरी उनके आला नस्ल होने के बयानिए को सपोर्ट करती थी और उनके हिंदुस्तान पर कब्जे को अखलाकी जवाब फराहम करती थी। इस टाइम पर यूरोप में एक रेशियस्ट आइडिया बहुत पॉपुलर था कि खुदा ने गोरों को बाकी इंसानों से सुपीरियर बनाया है और उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि वो दुनिया की गैर मुहज़्ज़ब और बैकवर्ड कौमों को सिविलाइज्ड और एजुकेटेड बनाए और उन्हें खुदा के सच्चे मजहब यानी क्रिश्चियनिटी की तरफ लाए। इस सोच को वो लोग व्हाइट मैन बर्डन यानी गोरे का फर्ज कहते थे। उनका ख्याल था कि इस फर्ज को निभाने के लिए उन्हें ये हक भी हासिल है कि वो दूसरे मुल्कों पर कब्जा कर लें। इस नस्ल परस्त सोच को आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक तारीखी जवाब फराहम करती थी कि अंग्रेज लोग आला और बरतर आर्यन रेस के नुमाइंदे हैं जो एक मर्तबा फिर इंडिया को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए आए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मतलब कितना डूब मरने का मकाम है, ये एक तरफ पे आर्यन अपने आप को बोलते हैं, सही है, ये इस चीज को मानते हैं कि हाँ चढ़म चढ़ाई हुई है वो भी किंग को, जानवर चलाने वाले को। दूसरी तरफ मैक्स मलर जो है ये आर्यन बोलते हैं कि हम झाइलों को, सही है, आर्यन ने चढ़ाइयां करी है इन्हीं पे ही और वो मुसलमानों के सामने तो पेशाब निकल गया था, इनका हड्डियां टूट गई थी, ये तो भाग गए थे भगोड़े ये रोमन वाले। रोमन की बात करो अभी, इसकी आर्यन की नहीं कर रहा। ये जो अपने आप को क्रिश्चियन क्लेम करते हैं इनका तो बड़ा गर्क हो गया था, सफाई हो गई थी इनकी। अब वो एक जगह पे मैक्स मुलर ये लिखता है कि भाई साहब हमें खुदा ने इसलिए पैदा करा है जो जाहिल जक्कड़ है, अनसिविलाइज कौम है, इनको पढ़ाने लिखाने और इनको करने के लिए, सही है। एक तरफ वो उनको इनडायरेक्टली जाहिल बोल रहा है। वी आर आर्यन सार कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी बाइबल के वर्ल्ड व्यू को भी सपोर्ट करती थी। बाइबल में लिखा है कि तूफान नूह के बाद जब जमीन पर तमाम इंसान खत्म हो गए तो इंसानी नस्ल हजरत नूह के 3 बेटों से आगे बढ़ी जिनकी औलादें जमीन के मुख्तलिफ खित्तों में आबाद हुई। बाइबल में यह भी लिखा है कि सैलाब के बाद नूह की कश्ती माउंट अराराट के साथ आकर ठहरी थी और ये पहाड़ आर्यंस के आबाई इलाके यानी कॉकेसस रीजन की बाउंड्री पर वाक़ है। सो इस तरह अंग्रेजों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बाइबल की हिस्ट्री से जोड़ दिया और दावा किया कि आर्यंस दरअसल नूह की औलाद थे जो पहले कॉकेसस में आबाद हुए और फिर यहां से सारी दुनिया में फैल गए। तीसरी तरफ इंडियन मुस्लिम्स के लिए आर्यन हमले का नजरिया एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता था क्योंकि ये नजरिया हिंदुत्व सोच के खिलाफ उनका डिफेंस था। उस जमाने की हिंदू मिडिल क्लास में ये सोच फैल रही थी कि भारत सिर्फ हिंदू राष्ट्र है और भारत का सच्चा शहरी सिर्फ वही हो सकता है जिसका मजहब, मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास तो फौरन ये कल्ट छोड़ देता है पढ़ लिख के, उसको पता लग जाता भाई ये तो है दुनिया ने आके
रिलीजन बना के हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया, उल्टी सीधी कहानी लिख के 4 साल पे 4 मुंह वाला चढ़ रहा है। ये गरीब की गाफ में मस्ती थोड़ी एक्स्ट्रा ही होती है। ये गरीब सोचता है, गरीब है ना, इसकी सोच भी गरीबों वाली होगी। हिंदू राष्ट्र, अबे उल्लू के पट्टे, तुम वेश्याओं के, सीता जैसी वेश्याओं की औलादे हो। तुम्हारे में आज तक कोई एक जंग लड़ने वाला पैदा हुआ, कोई जंग जीती? अबे भेड़ बकरी चलाने वाले आर्यन आके ठोक ठाक के डाला निकाला करके बच्चे पैदा करके निकल गया भाई। कास्ट सिस्टम ही बना के चले गए। बोला ये 5000 साल पहले। अजीब, आप नोट करना, हिंदुओं से कोई भी रिलीजन की हिस्ट्री पूछोगे ना, क्या बोलेगा? 5000 साल, 10,000 साल, 12,000 साल। क्यों बोलता है वो? क्यों बोलता है? ये आर्यन नहीं डाला होगा, क्योंकि कागज आया था 3000 साल पहले। अब हिस्ट्री लिखना, लिखत पढ़त स्टार्ट हो गई। जब ये 3000 साल पहले का अगर ये क्लेम करेंगे तो क्या आएगा? लाओ भाई, कुछ ना कुछ तो प्रूफ हो गए। जो ऐसा बम मारते बोलते 5000, 10,000, 1,00,000, 200 करोड़। अच्छा, और कोई चीज लॉजिक में फिट ना हो रही हो, ये बोलते पेतरा युग, टेट्रा युग, तीसरा युग, दूसरा युग, उसमें टोपी डाल देते। तो ये आर्यन इंसान ही थे, एरर डाल गए इस पूरी कल्ट के अंदर। ये ब्रह्मा जो है, ये आर्यन का एक बनाया हुआ कैरेक्टर है, उसके ऊपर 4 कास्टें बना दी इन्होंने। शुदर पुदर, नाले साफ करने वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये इसरा बना गए। भारत में पैदा हुआ हो, जैसे हिंदू, जैन, बुद्ध या सिख। और चूंकि मुसलमानों की मुकद्दस सरजमीन भारत में नहीं है, लिहाजा वो हिंदुस्तान के सच्चे पेट्रियाटिक शहरी नहीं हो सकते अनटिल अनलेस वो भारत को अपनी हम तो गजवा हिंद करने वाले भाई। हमारी तो हिस्ट्री है कि हम जंग लड़के जीतते भाई, जगह लेते, और कोई भी नहीं काट पाया भाई। अनडिफिटेड है हम, और आगे भी यूं ही रहेगी। हमारे वाला वो 33 कोटि वाला सिस्टम नहीं था, या कोई आर्यन वार्यन नहीं आया था। हमें तू बोल सकता है हम तुम्हारे पे चढ़े 1000 साल, हमारे पे कोई आगे नहीं चढ़ा। सामने वालों ने अपनी जरूर पेश करी है, तुम्हें छोड़ के और रिलीजन ने भी पेश करी है। तो ये देखो, इंडिया में रहने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, ये एक मेरा अपना बिलीव है, हो ही नहीं सकता। मुर्तद है वो तो अभी भी बच बचाओ इसमें से ढूंढ रहा होगा। धरती यानी मुकद्दस सरजमीन मान लें। यही वजह है कि आज भी हिंदू नेशनलिस्ट इंडियन मुस्लिम से ये डिमांड करते हैं कि अगर वो इंडिया के वफादार हैं तो भारत माता की जय कहें। लेकिन मुसलमान ऐसा करने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस नारे में वतन को एक देवी माँ की सूरत दी गई है। तो मुसलमान वहां पे है काम भाई, जबकि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और को खुदाई स्टेटस देने को शिर्क समझते हैं। इसीलिए वो भारत माता की जय नहीं कहते, ऑल्दो उन्हें जय हिंद कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की। असदुद्दीन ओवैसी, आप पे भी कैमरा था उस समय। हाँ, मैं नहीं बोला तो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद बोलूंगा मैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको अल्लाह का शुक्र तो अदा करना ही करना है, वो तो लाजिम है हर हाल में। कायदे आजम का भी शुक्र अदा करो भाई, इसके लिए दुआए मगफरत पढ़ो। ये देखो कैसे जलील हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ी है इसके जिंदाबाद के भाई। मुझे यहाँ पे आके कोई बोल के दिखाए कि तू पाकिस्तान जिंदाबाद बोल। कोई आपने कभी मीडिया पे देखा है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हो? ये लोग पॉलिटिशियन बुलाया, नेशनल लेवल के नारे लग गए। भारत और हिंदुत्व आइडियोलॉजी ने इंडिया को मुकद्दस मानने को इंडियन होने का मयार बना दिया, और इस मयार की बुनियाद पर मुसलमानों को अंग्रेजों के जैसे आउटसाइडर समझा जाने लगा, जिनका भारत पर कोई क्लेम नहीं बनता। हिंदू सोसाइटी में हिस्ट्री का एक ऐसा वर्जन पॉपुलर होने लगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान हुक्मरान फॉरेन इन्वेडर्स थे, जिन्होंने सदियों तक हिंदुस्तान पर गासिबाना हुकूमत की और तलवार के जोर पर हिंदुस्तानियों को अपना मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया। इस बयानिए के खिलाफ मुसलमानों का काउंटर नैरेटिव
आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर बेस करता था, क्योंकि अगर आर्यन हमले को दुरुस्त माना जाए तो इसका मतलब है कि इस्लाम की तरह हिंदू धर्म भी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, और वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू धर्म, संस्कृत और वैदिक कल्चर को राइज किया वो भी मुसलमानों की तरह बाहर से ही आए थे। और ये दलील हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद को जस्टिफाई करती है, क्योंकि जब मुसलमानों को फॉरेन इन्वेडर्स या फोर्स्ड कन्वर्ट्स कहा जाएगा तो जवाबन हम भी ये कह सकते हैं कि हिंदू ब्राह्मण भी फॉरेन इन्वेडर्स थे, जिन्होंने इंडिया में हिंदू धर्म और कास्ट सिस्टम को ताकत के बल पर नाफिज किया। When we say Muslims are foreign invaders, they say, well, you know, Hindus are also Aryan invaders. They are the Brahmins. They brought in the Vedas. अब सवाल ये है कि इस तमाम कंट्रोवर्सी के बीच आर्यन इन्वेजन थ्योरी की अबे ये हिंदुओं में ब्राह्मण को बोला जाता सबसे ऊंची कास्ट। अबे ये तो भेड़ बकरी चलाने वालों की औलाद है भाई। मैं बोलता हूँ जो इनसे निचली जात होगी ना, जो तुर्क अरब के नीचे आए, ये राजपूत और फला डिमकाना, ये ज्यादा बेहतर है। अबे ये तो भेड़ बकरियां चलाने वाले थे आर्यन, इनकी नस्ल है ब्राह्मण। ब्राह्मण के साथ तो प्रैंक हो गया। मतलब इन्होंने आर्यन ने जलील करा किसको? दलित को, शूद्र को। बोला ये झांगों से पैदा हुआ है, उसकी ब्राह्मा करेक्टर है। मुसलमान ने आके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बोला तू तो ब्राह्मण जो तू बोल रहा है कि ये ब्राह्मा की झांगों से पैदा हुआ, तो तू तो खुद भेड़ बकरियां चलाने वाले की एल से पैदा हुआ है भाई। साइंसी हकीकत क्या है? तो इसका जवाब ये है कि तहकीक से ये बात करीब करीब साबित हो चुकी है कि आर्यंस इंडिया के इंडिजिनस नहीं थे, बल्कि बाहर से आए थे। इसका एक प्रूफ तो नॉर्थ इंडिया की आर्याई जबानें हैं, जो यूरोपीय जबानों की तो करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन साउथ इंडिया की द्रविडियन जबानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इंडिया के साउथ में बोली जाने वाली तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नाडा जबानें द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं। द्रविडियन जबानें सब कॉन्टिनेंट की मकामी और कदीम जबानें हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जबान बोली जाती थी, ऑल्दो इस जबान को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन एक इनडायरेक्ट एविडेंस हमें यह बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जबान भी दरअसल एक द्रविडियन लैंग्वेज ही थी। वो इस तरह के इंडस वैली के जमाने में जो दूसरी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी, यानी बाबुल और मिस्र की तहजीबें, उनकी जबानों को पढ़ा जा चुका है। और ये बात भी वेल एस्टेब्लिश्ड है कि अब आप नोट करो, उनकी जबानों को पढ़ा जा चुका है, इसका मतलब लोकली से। इनकी जबानों को पढ़ा नहीं जा चुका है, क्योंकि वो आया अमीर तो अपना शौक पूरा कर गया, पीछे इन जैसों को पैदा छोड़ के चला गया। अब इनको तो जबान आती ही नहीं थी, क्योंकि जिस सीता पे चढ़ा है आर्यन, वो उसकी जबान थोड़ी ना जानता, वो तो मौज मस्ती कर और निकल लिया। तो देखो जो चीजें मिली है ये उनको पहचान नहीं पा रहे, ये तो कांडे हो गए आर्यन के भाई। इन तहजीबों का इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेड होता था। तो अगर चीजों का ट्रेड होता था तो लाजमी बात है कि लफ्जों का एक्सचेंज भी होता होगा, खासतौर पर वो चीजें जो सिर्फ इंडस वैली से इंपोर्ट होती थी, उन चीजों का नाम भी लाजमन इंडस वैली की जबान से आया होगा। इस तरह की एक चीज हाथी दांत यानी आइवरी है। आर्कियोलॉजिकल और जोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि 2500 से 1500 BC तक वेस्ट एशिया में हाथी दांत की तमाम सप्लाई इंडस वैली सिविलाइजेशन से आती थी, और जाहिर है कि हाथी दांत के मटेरियल के साथ साथ हाथी और हाथी दांत का लफ्ज भी बाबुल में इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आया होगा। हाथी दांत से मेरे को याद आया कि पर्शिया की लड़ाई में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जो हाथी आए थे, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े, वो बताते हैं केरला के हाथी थे भाई। सही है, वहां पे आके हाथी बेचते थे ये लोग, और ये वो मतलब मजदूरियां करते थे। तो वो जो वहां के इंडिया के केरला के जो मवेशी थे वो अपने हाथी वाथी बेच के जाते थे। तो देखा जाए तो ये हाथी दांत वाली जो बात है, ये तो प्रूफ होती है कि जब पर्शिया की सफाई हो रही थी तो भाई साहब ये इंडियन हाथी तो वहां मौजूद थे। अब जो लफ्ज बाबुल में हाथी और हाथी दांत के लिए इस्तेमाल होते थे, उन्हीं से मिलते जुलते लफ्ज आज भी साउथ इंडिया की द्रविडियन जबानों में हाथी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इससे जाहिर होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जबान एक एंसेस्ट्रल द्रविडियन लैंग्वेज थी। आज हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इलाके में बोली जाने वाली तमाम जबानें, यानी उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तून और बलोची, ये तमाम जबानें
इंडो यूरोपियन फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन इन तमाम जबानों के बीचों बीच आज भी एक ड्रेविडियन लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, जो कि साउथ इंडिया की ड्रेविडियन जबानों की रिश्तेदार है। ये जबान ब्राह्वी है, जो कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान के कल्लार, खुजदार और मस्तोंग डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले 22 लाख लोगों की मादरी जबान है। देखा जाए तो इस इलाके का भाई मैं तो इस डिस्ट्रिक्ट में काफी बार घूमने गया, वो ये अपना बलूचिस्तान वाली जिस जगह का नाम ले रही, मेरे को तो आज पता लग रहा है इस वीडियो को देखने के बाद कि ये लैंग्वेज यहाँ की है। इंडिया के साथ कोई ज्योग्राफिकल कनेक्शन नहीं है और ये इलाका साउथ इंडिया से करीबन 2000 किलोमीटर के फासले पर है। इसके बावजूद इस इलाके में एक ड्रेविडियन जबान की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि किसी वक्त में ड्रेविडियन जबानें सब कॉन्टिनेंट के बहुत से हिस्सों में फैली हुई थी और माहिरीन कहते हैं कि ब्राह्वी जबान उस जबान का फॉसिल रिकॉर्ड हो सकती है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोली जाती थी। लेकिन जब आर्यंस इंडिया में आए तो ड्रेविडियन जबानें बोलने वाले इंडिया के साउथ की तरफ मूव कर गए और नॉर्थ इंडिया में आर्यंस और वेदों की जबान यानी संस्कृत और दीगर इंडो आर्यन जबानों का बोलबाला हो गया। आर्यन लोगों का इंडिया के बाहर से आने का अगला प्रूफ ये है कि इंडिया की कदीम तरीन तहजीब यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें जो आर्कियोलॉजिकल और जेनेटिक एविडेंस मिला है वो ये साबित करता है कि वहां के लोग आर्यन से अलग थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी तहजीब थी जिसका मरकज हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे प्लान्ड सिटीज थे। दूसरी तरफ ऋग्वेद में दिखाया गया आर्य समाज, मैं आपको बताता हूँ ये हिंदुओं ने कौमे लूत वाला काम शुरू कर दिया था। मोहनजोदड़ो एक टाइम पे बताते उस दौर का हब था, बिजनेस हब भी था और पूरे इंडिया में अंधों में काना राजा समझते हो, इंडस सिविलाइजेशन में अंधों में काना राजा था, बहुत डेवलप था, मतलब आगे पीछे के एरिया को देख के। भाई साहब वहां पे खुदा का अजाब आया था क्योंकि वहां पे भी यही सेम सेक्स वाला काम शुरू हो गया था। तो ये ऐसे पलीत कौम है। रूरल एग्रीकल्चरल सोसाइटी है जिसमें शहरी जिंदगी के कोई आसार दिखाई नहीं देते। इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े और रथ का भी कोई निशान नहीं मिलता, जबकि वेदों में घोड़े और रथ का जिक्र जा बजा मौजूद है। फिर इंडस वैली के लोग अपने मुर्दों को दफनाते थे जबकि आर्यंस मुर्दों को जलाते थे। और अगली बात ये कि अगर आर्यंस इंडस वैली के होते, बस भाई ये आर्यंस जलाते थे, देख लो। मैंने आपको पहले ही कहा था ये गोरे और मुसलमानों ने मिक्स प्लेट करके ये कल्ट बनाई है भाई। ये जितने लोग यहाँ पे चढ़ाइयाँ करते रहे, सीता पे आके चढ़ते रहे इनकी लड़कियों पे, उन्होंने जाते जाते अपने एक एक नुक्स इनमें छोड़ के गए। तो इन शहरों के वीरान होने के बावजूद इंडस वैली की जबान और स्क्रिप्ट को मरना नहीं चाहिए था, बल्कि आर्यंस के साथ ही दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो जाना चाहिए था। जबकि हकीकत यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के खात्मे के साथ ही वहां की जबान और स्क्रिप्ट मुर्दा हो गए और वहां से मिलने वाली राइटिंग्स को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। और सबसे अहम पॉइंट ये कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलने वाले स्केलेटन्स के डीएनए को स्टडी किया गया तो उसमें साइंटिस्ट को आर्यंस का जेनेटिक मार्कर नहीं मिला। पुराने जमाने में जबानें एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ इंसानों के जरिए पहुंचती थी, यानी जहां जहां जबान का ट्रांसफर होता था वहां वहां लोगों का डीएनए भी पहुंचता था। सो अगर तमाम इंडो यूरोपियन जबानें एक ही जबान से निकली हैं तो इसका मतलब ये है कि आज वो तमाम लोग जो इंडो यूरोपियन जबानें बोलते हैं उनकी जबानों की तरह उनके जीन्स में भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। और हुआ भी ऐसे ही कि जब साइंसदानों ने मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ जमानों के लोगों का डीएनए स्टडी किया तो उन्हें डीएनए के एक खास सीक्वेंस का पता चला जो कि इंडिया से लेकर स्कैंडिनेविया तक इंडो यूरोपियन जबानें बोलने वाले तमाम मुल्कों के लोगों में पाया गया। इस सीक्वेंस को वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1A कहते हैं। ये डीएनए सीक्वेंस आर्यंस का जेनेटिक मार्कर है, यानी हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के डीएनए में वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1A का जेनेटिक सिग्नेचर मिलता है उनके आबाओ अजदाद आर्यंस थे। R1A का आबाओ अजदाद नहीं, अगर तो वो लगभग इंडिया में मौजूद है या वो इस रीजन में पूरे में मौजूद है, समझ जाओ नानी और दादी आर्यन के नीचे से गुजरी है। अबे भैया आर्यन हो गया ये तो। ए कहते हैं। ये डीएनए सीक्वेंस आर्यंस का जेनेटिक मार्कर है, यानी हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के डीएनए में वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप R1A का जेनेटिक सिग्नेचर मिलता है उनके आबाओ अजदाद
आर्यंस थे। R1A का सबसे पुराना सबूत यूक्रेन में मिला है, जो कि 5000 से 3000 कब्ल मसीह का है। R1A का जेनेटिक सिग्नेचर यमनाया लोगों के 5000 साल पुराने ढांचों के डीएनए में भी मौजूद पाया गया। इंडिया में R1A जेनेटिक मार्कर 2000 से 1500 कब्ल मसीह में मिलता है। यही वो जमाना है जब आर्यन सेंट्रल एशिया के स्टेप रीजन से चलकर इंडिया में आए थे। लेकिन R1A का जेनेटिक मार्कर इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलने वाले ढांचों के डीएनए में नहीं पाया गया। इसका मतलब यह है कि आर्यंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का कभी कोई ताल्लुक रहा ही नहीं। और जब आर्यंस इंडिया में आए तो उस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो चुका था। ताहम इस डिक्लाइन की वजह किसी बैरूनी गिरोह का अचानक हमला नहीं था। अगर ऐसा होता तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई के दौरान हमलावर गिरोहों के हथियार और कत्लेआम के शवाहिद भी मिलते, और साथ ही हमें इंडिया के कल्चर, आर्टिफैक्ट्स और जबानों में किसी बड़ी और अचानक तब्दीली के आसार भी दिखाई देते। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडस वैली का डिक्लाइन मौसम की तब्दीली, दरियाओं के सूखने और खुश्क साली की वजह से हुआ था, और आर्यंस के आने से पहले ही ये शहर उजड़ चुके थे। सो आर्यन इन्वेजन और बाकी कल्चरल तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को सल्यूट है, उसने करा, क्योंकि ये तो खुद आर्यन का पकड़ के बैठे हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम पागल है को आर्यन का फॉलो करने देगा? ये तो खुद भाई किसी का बाहर से आए हुए मस्ती खोर की मस्ती फॉलो कर रहे थे। ये थ्योरी में इन्वेजन वाली बात साबित नहीं हो सकती। अच्छा, राम जितना काला ये मुझे आर्यन नहीं लगता। कौशल्या की बारी में भी आप नोट करो, इतना काला अगर आप भी इंडिया के ओरिजिन में देखो, इतना काला कोई भी पैदा नहीं हो। ये मेरे को लग रहा है कोई अफ्रीकन साइड का कोई काला डाडा आया होगा, इतना लंबा लेके कौशल्या होगा, योगी पागल, मुंह में आ गया होगा पानी, क्योंकि वो जितना काला है मैं नहीं समझता इतना काला इंडिया में कोई हो सकता है जितना राम है। अबे वो तो तवे से शर्त लगा के पैदा हुआ, जला हुआ तवा नहीं होता जिस पर रोटी बनाते हैं। इसीलिए इस थ्योरी को आर्यन माइग्रेशन थ्योरी से तब्दील कर दिया गया, जिसका मतलब यह है कि आर्यन कहलाने वाले लोग तकरीबन 1500 कब्ल मसीह के आसपास सेंट्रल एशिया से बरसगीर आए। लेकिन ये आमद कोई फौजी जलगार नहीं, बल्कि एक ग्रेजुअल माइग्रेशन थी। समय मॉरल लेसन तो भाई यही है कि ये जो हिंदुस्तान में जितने भी ये कल्ट बनी हुई है, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म, ये वो कल्ट है कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन ये है कि आर्यन जो भगवान बना के गए या जो भी कास्ट सिस्टम बना के गए, ये लोग वो फॉलो करते हैं। सही है भाई। फिर इनके वेद में प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र आना, ये जो मुसलमान आए थे ये वो लोग डाल गए। अबे ये कहीं के गुर्दे और कहीं के फेफड़े मिलके ये हिंदुइज्म बनी हुई है। तो शुक्र अदा करो कि आप एक अच्छे रिलीजन में पैदा हुए और आप मुसलमान हुए, वरना आप ऊंच नीच, ये देख लो गोरे क्या लिख रहे अपनी किताब में, क्रिश्चियंस के हाँ ये अड़वे थे, ये जाहिल थे। मतलब उस टाइम पे तो हिंदुइज्म बना हुआ ही नहीं था, जाहिर सी बात है आर्यन आए तो वो बना के गए कि ये लोग जाहिल अनसिविलाइज्ड लोग, पत्ते बांध के घूमते नंगे, इनको हम पढ़ाने के लिए खुदा ने हमें भेजा और सही रास्ता है क्रिश्चियन। आ गया ऊंच नीच, ये सुपीरियर, बाकी इधर के जो काले पीले थे ये नीचे। यही आप आर्यन जो गंद मिचा के गए, उसमें देख लो हिंदुओं में ब्राह्मण सुपीरियर, सेकंड टेयर आ गया अपना क्षत्रिय, थर्ड टेयर आ गया ये शूद्र पुदर, और चौथा मेरे ख्याल में दलित पलीत। और ये टोपी इन्होंने डाल दी, आर्यन ने ये बल्ली अपने सर पे नहीं ली, ये बल्ली डाल दी किस पे? ब्रह्मा नामी कैरेक्टर के ऊपर। बोला किसी को गाली भी बकनी होगी तो इनको बकेगा, हमें नहीं बकेगा। और देखो आज वो लैंग्वेज भी कोई पिछाड़ने वाला नहीं है, लेकिन बोलते हैं वी आर आर्यन सार।